कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। बहुत समय पहले की बात है। जौनपुर गांव में हीरालाल नाम का एक किसान रहता था। दिन भर अपने खेत में मेहनत करके अपने परिवार की परवरिश करता था। हीरालाल को अंडे बेहद पसंद थे। उसके घर में हमेशा ढेर सारे अंडे रहते थे। उसकी पत्नी आशा उन अंडों से रोज कुछ ना कुछ पकवान बनाती रहती। कभी अंडा भुर्जी, कभी ऑमलेट, तो कभी अंडे की सब्जी। हीरालाल का अंडा प्रेम देख के कभी कभी उसकी पत्नी आशा गुस्सा हो जाती। क्यों जी, रोज अंडे खा खा कर अब उब नहीं जाते? मैं तो थक गई हूँ। लोग चिकन, मटन, मच्छी भी खाते हैं, लेकिन आपको हर रोज बस अंडे ही चाहिए। अरे ये सारी चीजें हर रोज नहीं खाई जा सकती ना। कितनी महंगी होती है, ऊपर से पकने के लिए बहुत ज्यादा समय लेती है। अंडे सस्ते होते हैं और जल्दी पका सकते हैं। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अंडे पकाने में? वैसा है तो बोल दो, मैं खुद बना के खाऊंगा, लेकिन अंडे को कोसना बंद करो। दिन बीतते गए और उस साल उनके गांव में बारिश की एक बूंद भी नहीं टपकी। अकाल पड़ गया। सारे झरने, नदी, कुएं सूख गए। पेड़ पौधे नष्ट हो गए। भेड़, बकरियां, गायें सब मुश्किल से जी रहे थे और गांव वालों की हालत भी खराब थी। हीरालाल सोच में पड़ गया। हे भगवान, ये क्या दिन दिखा रहे हो? अनाज सब्जी उग नहीं रही और लोग बकरियां और मुर्गियां खाए जा रहे हैं। बाजार में अंडे आना कम हो गया है। ऐसा ही चलता रहा तो रोज मुझे भूखा ही मरना पड़ेगा। बिना अंडों के तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा। एक दिन ऐसे ही हीरालाल अपने खेत में हल चला रहा था। तभी उसका हल जमीन में अटक गया। हल हिल ही नहीं रहा था। इसीलिए हीरालाल ने जमीन को नजदीक से देखा तो वहां उसे कुछ गड़ा हुआ नजर आया। उसने कुदल मार के देखा तो एक बड़ा सुनहरे रंग का घड़ा दिखा। हीरालाल ने उस घड़े को जमीन से बाहर निकाला, लेकिन वो वजनदार घड़ा उसके हाथों से फिसलकर जमीन पर गिर गया और फूट गया। जैसे ही घड़ा फूटा, उसमें से एक अजीब रोशनी निकल आई और एक देवी प्रकट हुई। हीरालाल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक देवी शक्ति हूँ, लेकिन श्राप की वजह से इस घड़े में बंद हो गई थी। तुमने मुझे मुक्ति दी है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। जो चाहे मांग लो। तुम आसमान की तरफ देख के जो मांगोगे उस चीज की बरसात होगी। धन्यवाद। ऐसा कहकर देवी वहाँ से अदृश्य हो गई। हीरालाल खुश हो गया। उसने आसमान की ओर देखा और कुछ सोचा। अरे वाह, मैं तो बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे ये आशीर्वाद मिला है। बहुत दिन हो गए मैंने अंडे नहीं खाए। मेरे लिए अंडों की बारिश हो जाए। कुछ ही क्षण में आसमान से अंडों की बारिश होने लगी। गांव में हर जगह आसमान से अंडे गिरने लगे। लोग चकरा गए और ये अजीब बात देखकर डर गए, लेकिन हीरालाल खुश था। अंडे लोगों के सिर पर गिरकर फूटने लगे। हीरालाल की पत्नी आशा कुएं से पानी निकाल रही थी, लेकिन अंडे ऊपर से गिरते देख घर के अंदर चली गई। उसके बाद हीरालाल ने खेत में गिरे अंडों को टोकरी में जमा किया और घर ले आया। कमाल है, आपको देवी माँ ने जो वरदान दिया है उससे आपने अंडे मांगे? हद हो गई है आपके पागलपन की। अरे सोने के जवाहरात या पैसा मांगते। अगर हम अमीर बन जाएंगे तो रोज 100 अंडे खा सकोगे। अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। रुको, अब देखो तमाशा। ऐसा कहकर उसने आसमान की ओर देखा और देवी माँ, मुझे सोने के अंडे चाहिए। उसी क्षण आसमान से सोने के अंडों की बारिश होने लगी। सारे गांव में सोने के अंडे गिर रहे थे। जैसे ही बारिश खत्म हुई, हीरालाल और आशा ने आंगन में गिरे सोने के अंडे उठा लिए और सारे गांव वाले भी सोने के अंडे समेटने लगे। दूसरे दिन हीरालाल सोने के अंडे लेकर सोनार के पास गया। अरे भाई, मेरे पास पहले से ही बहुत सारे सोने के अंडे हैं। अब मैं तुम्हारे अंडे लेकर क्या करूं? सारे गांव वालों के पास भी सोने के अंडे हैं। इसकी वजह से सोने का भाव भी कम हो गया है। जाओ जाओ, घर जाओ। मैं तुम्हारी कुछ सहायता नहीं कर सकता। हीरालाल घर आया और उसने आशा से कहा, सुनती हो, मैंने तो बहुत बड़ी गलती की है। देवी के वरदान का मैंने अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया। हमारे गांव में अकाल पड़ा है। हमें तो पानी की जरूरत है और मैंने बिना काम के सोने के अंडे मांगे। लोगों का भला नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा। जब सबका भला होगा तब हमारा भी भला होगा। ऐसा कहकर उसने आसमान की तरफ देखा और देवी माँ से प्रार्थना की। हे देवी माँ, मैं चाहता हूँ बारिश हो और सारे तालाब और कुएं पानी से भर जाए। कुछ ही क्षणों में जोरदार बारिश शुरू हुई। ये बारिश कुछ दिन बिना रुके चलती रही। सारे नदी नाले पानी से भर गए। पेड़ पौधे खिल उठे। उस इलाके का अकाल खत्म हो गया। खेत लहराने लगे, फसल उगी और सारा गांव खुशहाल हुआ। तो देखा दोस्तों, अगर हमारी सोच अच्छी हो, सबके भलाई की हो, तो हमारा भी भला होता है। स्वार्थ से सुख नहीं पाया जा सकता।
आज भी जब मैं उस दिन को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। समझ नहीं आता कि जो भी मैंने देखा क्या वो सच था या फिर कोई भ्रम। क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास रखते हैं? अगर 10 साल पहले यही सवाल आप मुझसे करते तो मेरा जवाब ना होता। मगर उस रात मैं अपने एक दोस्त की शादी को अटेंड करने गांव जा रहा था। बस कंडक्टर को जब मैंने गांव का नाम बताया वो थोड़ा चौंक सा गया और मेरी तरफ अजीब नजरों से देखने लगा। उसने मुझसे कहा कि यह गाड़ी उस रास्ते नहीं जाती क्योंकि बारिश की वजह से वो रास्ता बंद हो चुका है और अगले स्टॉप पर उतर के मुझे पैदल जाना पड़ेगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, सो मैंने टिकट ले लिया। रास्ता बड़ा ही लंबा था, सो मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। लगभग रात के 10 बजे गाड़ी उस स्टॉप पर पहुंची और मैं बस से उतरने लगा, लेकिन तभी बस कंडक्टर ने मुझे रोका। वो मुझे वहां पर ना उतरने की विनती करने लगा। उसके कहे अनुसार वो रास्ता बड़ा ही निर्जन था, लेकिन पहले ही मुझे बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए कंडक्टर को धन्यवाद देते हुए मैं बस से नीचे उतर गया। मैंने मुड़कर देखा तो कंडक्टर अभी भी मेरी तरफ देख रहा था, मानो जैसे उसे मेरी बड़ी चिंता हो रही थी। बस निकल गई और उस सुनसान रास्ते में अकेला रह गया मैं। बस के जाने के बाद वो रास्ता और भी सुनसान लगने लगा। अंधेरा काफी घना था और मेरे पास टॉर्च भी नहीं थी, सो मैंने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और जंगल के रास्ते की ओर बढ़ गया। मैं थोड़ी दूर चला था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। मैंने अपना छाता निकाला और मोबाइल की धुंधली सी रोशनी में आगे बढ़ने लगा, लेकिन अचानक मेरे मोबाइल की टॉर्च बंद होने लगी। मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। रह रहकर मुझे कंडक्टर की बातें याद आ रही थी। मैं अपने आप को कोसने लगा, काश मैंने उसकी बात मान ली होती, लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने हिम्मत बांधी और आगे बढ़ने लगा। तभी किसी लड़की की आवाज मेरे कानों पर आई। क्या आप गांव की तरफ जा रहे हैं? वो लड़की बहुत ही सुंदर थी। उसके बाजू में एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लालटेन लिए हुए खड़ा था। मैंने उसकी आंखों में देखा और मैं एकदम सहम सा गया। उसकी आंखें मुझे बड़ी अजीब ढंग से घूर रही थी। चलो बाबूजी, साथ में चलते हैं। बिना कुछ कहे मैं उनके साथ चलने लगा। मुझे एक बात बड़ी अजीब लगी। इतनी बारिश हो रही थी लेकिन उनके पास छाता नहीं था। उस बूढ़े आदमी ने अपने पूरे बदन पर एक कंबल लपेट लिया था और वो लड़की तो बारिश में पूरी भीग चुकी थी। मैंने उसकी तरफ देखा। सच में वो बहुत ही सुंदर थी। जी आप चाहें तो मेरा छाता ले लीजिए। मैंने उस लड़की से गुजारिश की। जी नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। और इतना कहकर वो मेरे पास आई और मेरे साथ एक ही छाते में चलने लगी। सच कहिए तो मुझे ये रात बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन जैसे ही छाता पकड़ने के लिए उसने मेरे हाथों को छुआ, मैं चौंक गया। क्या हुआ? उसने मुझसे पूछा। जी जी वो आपके हाथ बहुत ही ठंडे थे। लड़की मुस्कुराई। जी हाँ, वो आज बारिश बहुत ज्यादा है ना, शायद इसलिए। उस खूबसूरत लड़की के साथ एक ही छाते में चलते हुए मैं रोमांचित हो रहा था। अब गांव नजदीक आ गया था। मुझे दूर से घरों में जलते टिमटिमाते हुए दियों की रोशनी नजर आ रही थी। मैं उस रास्ते से आगे बढ़ा, लेकिन मैंने देखा कि वो लड़की और वो बूढ़ा आदमी एकदम से रुक गए। क्या हुआ? आप रुके क्यों? मैंने उनसे पूछा। आप गांव में नहीं आने वाले? जी हम गांव नहीं आते, हमारा लॉज है यहाँ पर। कभी वक्त मिले तो आइएगा जरूर। उस लड़की के हाथों में छाता देके मैं आगे बढ़ा। अचानक मुझे याद आया कि मैंने उस लड़की का नाम तो पूछा ही नहीं। अपने आप को कोसता हुआ मैं पीछे मुड़ा और मेरे पांव तले जैसे जमीन खिसकी गई। वहां पे कोई भी नहीं था। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगा। अचानक फिर से बिजली कड़की और फिर जो मैंने देखा, मैं आज तक उसे भुला नहीं पाया हूं। उनकी आंखें, उफ, उसमें तो जैसे जान ही नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मुझे ही घूर रही थी। चेहरा सफेद, मानो जैसे उनका खून ही सूख चुका हो। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। उसके सारे दांत सड़ गए थे। हमारा लॉज है यहाँ पर, कभी वक्त मिले तो आइएगा जरूर।
मैं आपकी राह देखूंगी। उसकी आवाज मानो किसी कब्र से आ रही हो, इतनी भयानक थी। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मुझे उस कंडक्टर की बताई हुई बात याद आ गई। उसने मुझसे कहा था कि रास्ते में अगर कोई पुकारे तो रुकिएगा मत। इतनी बारिश में भी मुझे पसीना आने लगा और फिर अपनी जान हथेली पर रखकर मैं वहां से भाग निकला। पता नहीं मैं कितनी देर भाग रहा था। गांव में पहुंचते ही मैं बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन 2 दिन बाद मुझे होश आया। तब मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि पिछले 2 दिन से मुझे तेज बुखार था और मैं अपनी बेहोशी में अजीब अजीब बातें बड़बड़ा रहा था। मैंने अपने दोस्त को उस रात क्या हुआ वो सब बात बताई, जिसे सुनकर मेरा दोस्त भी घबरा गया। उसने मुझसे उस गांव में घटी हुई एक हकीकत बताई, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कहानी कुछ इस प्रकार थी। उसी गांव में एक लॉज था, जिसे एक बूढ़ा आदमी और उसकी नातिन दोनों मिलकर चलाया करते थे। कुछ साल पहले शहर से कोई लड़का उन दोनों के लॉज पर रहने के लिए आया था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लड़के ने लड़की से शादी का वादा किया और फिर वो शहर चला गया। वो लड़की उसके लौटने के इंतजार की राह देखने लगी, मगर वो लड़का लौट कर कभी नहीं आया। गांव के लोग अब उस लड़की का मजाक उड़ाने लगे, उसे तंग करने लगे। उनका लॉज बंद हो गया। वो बूढ़ा आदमी और लड़की दोनों ही अब अकेले पड़ गए। लड़की का हाल तो बहुत ही बुरा था। वो अब पागलों जैसे बर्ताव करने लगी थी। उस बूढ़े से अपनी नातिन का यह हाल बर्दाश्त नहीं हुआ। एक रात को दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े और एक पेड़ से लटककर उन दोनों ने आत्महत्या कर ली। उस तूफानी रात में मैं जिस लड़की और उस बूढ़े आदमी से मिला, ये वही लोग थे। आज भी जब मुझे वो तूफानी रात याद आती है तो मैं चैन से नहीं सो पाता। अब आप ही बताइए, उस रात जो भी मैंने देखा या फिर महसूस किया, वो सच था या फिर मेरा भ्रम? हाँ, आपको क्या लगता है? क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? बड़े शौक से दादाजी वो तस्वीर खरीद के लाए थे। दादाजी की उम्र अब लगभग 70 साल की हो गई थी। जब से उनकी पत्नी शारदा ये दुनिया छोड़ के चली गई थी, वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगे थे। दादाजी वो तस्वीर किसी आर्ट गैलरी से खरीद के लाए थे। उनका कहना था कि वो तस्वीर उन्हें शारदा की याद दिला रही थी। उन्होंने उस तस्वीर को अपने बेडरूम में लगाया। अपने पलंग पे सोते सोते घंटों वो उस तस्वीर को ही देखा करते थे। दादाजी का बेटा दिनेश और उनकी बहू राधिका दोनों ही उनकी इस आदत से कुछ परेशान से हो गए थे। कभी कभी तो उनके रूम में से अकेले ही कुछ बड़बड़ाने की आवाजें आती रहती थी। राधिका ने दिनेश से कहा कि दादाजी अब उस तस्वीर से बातें भी करने लगे थे। दिनेश इस बात से बड़ा ही चिंतित हो गया था। उसने वो तस्वीर दादाजी के बेडरूम से निकालनी चाहिए, लेकिन उसकी इस हरकत से दादाजी नाराज हो गए और उन्होंने खाना पीना ही छोड़ दिया। मजबूरन दिनेश को वो तस्वीर फिर से दादाजी के कमरे में लगवानी पड़ी, लेकिन अब दादाजी ने बहू और बेटा दोनों से ही बात करना भी छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, वो खाना भी अपने कमरे में ही खाने लगे थे। दिन ब दिन उनकी तबीयत खराब ही होती जा रही थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। एक दिन राधिका उनके कमरे में उन्हें खाना देने आई तो उसने देखा कि दादाजी बस एकटक उस तस्वीर को ही घूर रहे थे और उनके ओंठ कुछ पुटपुटा रहे थे। शारदा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? कल मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? दादाजी की ये बात सुन के राधिका बहुत घबरा सी गई। उसने उस तस्वीर की तरफ देखा। 2 पल के लिए उसे भी लगा कि जैसे उस तस्वीर की आंखें उससे ही घूर रही है। उस कमरे में रोशनी बहुत ही कम थी और एक अजीब सी बदबू पूरे कमरे में फैल चुकी थी। न जाने दादाजी उस कमरे में कैसे रहते थे। राधिका ने खाना रखा और वो उस कमरे में से बाहर निकल आई। शारदा, क्यों तड़पा रही हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो। दादाजी अकेले ही पुटपुटा रहे थे। चांद की हल्की सी रोशनी उस खिड़की में से आके उस तस्वीर पर गिर रही थी। धीरे धीरे उस तस्वीर का नूर पलटने लगा, मानो वो तस्वीर जिंदा हो रही हो। शारदा, तुम आ गई, तुम आ गई शारदा। दादाजी पुटपुटा रहे थे।
एक सुंदर सी लड़की दादाजी के सिरहाने आके बैठ गई। हाँ, मैं आ गई, वो लड़की बोली। अब मुझे कभी छोड़ के मत जाना। दादाजी इतना बोल ही रहे थे कि चांद की रोशनी उस लड़की के चेहरे पे आ पड़ी। दादाजी ने उसकी तरफ देखा। नहीं नहीं, कौन हो तुम? तुम शारदा नहीं हो, तुम शारदा नहीं हो। वो चिल्लाए। उस लड़की का चेहरा बड़ी ही भयानक तरीके से सड़ चुका था। वो दादाजी की तरफ देखकर मुस्कुराई। डरिए मत, अगली पूर्णिमा के दिन हम एक हो जाएंगे, फिर आपको मुझसे कभी भी अलग नहीं रहना पड़ेगा। दादाजी जोर से चिल्लाना चाहते थे, लेकिन मानो जैसे उनकी आवाज ही चली गई थी। उस लड़की ने धीरे से उनका माथा चूमा और मुस्कुराती हुई फिर से उस तस्वीर में गायब हो गई। दूसरे दिन जब राधिका दादाजी के कमरे में आई तो वो दादाजी का चेहरा देख जोरों से चिल्लाई। दिनेश दौड़ता हुआ कमरे में आया। उसने देखा कि दादाजी का चेहरा पूरा सूख चुका था, मानो जैसे किसी ने उनका खून ही चूस लिया हो। उनकी सांस तो चल रही थी, लेकिन उनकी आंखें सफेद पड़ गई थी और वो एकटक उस तस्वीर को ही घूरते जा रहे थे। लेकिन अब उनकी आंखों में वो प्यार, वो जज्बात नहीं था जो पहले दिखाई देता था। अब उस प्यार और जज्बात की जगह किसी खौफ ने ले ली थी। उनके ओठ सूख चुके थे, वो कुछ पुटपुटा रहे थे, लेकिन किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। दादाजी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? दिनेश उनकी बात समझने की कोशिश कर रहा था। पूर्णिमा, पूर्णिमा, अगली पूर्णिमा। दादाजी बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शब्द उनके मुंह में से निकल ही नहीं रहे थे। वो अपने हाथ से उस तस्वीर की तरफ इशारा करने लगे, लेकिन दिनेश को उनकी बात समझ ही नहीं आ रही थी। दादाजी, हम वो तस्वीर वहां से नहीं निकालेंगे, आप चिंता मत कीजिए। हताश होकर दादाजी का हाथ बिस्तर पर गिर पड़ा। डॉक्टर ने दादाजी की पूरी जांच पड़ताल की, लेकिन उन्हें भी उनकी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा था। दादाजी उस तस्वीर को वहां से हटाना चाहते थे, लेकिन किसी को भी उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार पूर्णिमा का वो दिन आ ही गया। दादाजी सहम कर उस तस्वीर की तरफ देख रहे थे। जैसे ही चांद की रोशनी उस तस्वीर पे पड़ी, वो लड़की उस तस्वीर में से बाहर आने लगी। दादाजी दिनेश और राधिका को पुकारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह में से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। वो लड़की धीमे से उनके पास आई। मैं आपको लेने आई हूँ, अब हमें कभी भी अलग नहीं रहना पड़ेगा। नहीं, तुम शारदा नहीं, तुम शारदा नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता। दादाजी पुटपुटाने लगे। तुमने ठीक पहचाना, मैं शारदा नहीं कमला हूँ, वो लड़की बोल रही थी। एक चित्रकार मेरी तस्वीर बनाना चाहता था। मेरी तस्वीर बनाते बनाते वो मुझसे प्यार करने लगा और उसने मुझसे शादी करने की इच्छा दर्शाई, लेकिन जब मैंने इनकार किया तो उसने गुस्से में आकर मेरी कर दी और फिर मेरे ही रक्त से उसने इस तस्वीर के रंग भरे और बाद में खुद भी कर ली। तभी से मैं इस तस्वीर में रह रही हूँ। जिस दिन मेरी हुई वो दिन भी पूर्णिमा का ही दिन था। हर पूर्णिमा के दिन मुझे रक्त की प्यास लगती है। अब आओ, मेरी प्यास बुझाओ। इतना कहकर उस डायन ने अपना मुंह खोला। दादाजी के मुंह से एक हल्की सी चित्कार निकली और फिर सब कुछ शांत हो गया। दिनेश और राधिका को कभी भी इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिरकार दादाजी की मौत की असली वजह क्या थी। उन्होंने उस कमरे का सारा सामान कबाड़ खाने में बेच दिया, जिसमें वो तस्वीर भी थी। पता नहीं अब वो तस्वीर कहाँ पे है और किस घर की दीवार पर टंगी हुई है। कहीं वो तस्वीर आपके घर में तो नहीं है ना?